तो साथियों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी को नमस्कार करता हूं मैं। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं स्टडी एट होम परिवार में। साथियों आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों जो आज हमने टेस्ट लिया है डीपी फुल टेस्ट 18 हमने आज लिया है। आज के टेस्ट का सॉल्यूशन मैं यहां पर करवाने वाला हूं। साथियों आप खुद को यहां पर यह पता चल जाएगा कि जो टेस्ट है वो हम कैसा लेते हैं। क्या सच में हम मेहनत करके टेस्ट बनाते हैं? क्या सच में हम कुछ कहीं से मतलब कि जो कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट तैयार करके आपको देते हैं या ऐसे टाइम पास कर रहे हैं? इसके बारे में आज आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको अपना जो कोर्स है उसके बारे में बता देना चाहता हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं। जो एग्जाम रिव्यू बुक है, पुरानी भर्तियों के पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, एक डेली टेस्ट सीरीज चलती है, हर दिन आपको पर्सन देते हैं, पर्सन प्लस वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कॉम्बो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र दोस्तों 333 रुपए का कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है। तो ये अभी ऑफर में चल रहा है, तो आप आज और कल 2 दिन तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों 333 रुपए कोई बड़ा अमाउंट है वो नहीं होता है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में पक्का छापना है कि ये वीडियो कैसा लगा है। पर पहला प्रश्न आपके सामने है, पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट किसे कहते हैं? साथियों जो पिस्टन होता है, ये माना कि पिस्टन है। अब पिस्टन पे एक तो साथियों यहाँ पे जो 3 खांचे बने होते हैं, ये तो साथियों होती है रिंग है, पिस्टन रिंग है। पिस्टन रिंग की संख्या पूछिए तो 3 होती है और प्रकार पूछिए तो दोस्तों 2 होते हैं, क्योंकि इसे 2 तो कंप्रेशन रिंग होती है, एक आपके ऑयल रिंग होती है। ये तो हो गया ऊपर का। अब मैं बात करता हूं यहां एक होता है आई होल, ये होता है आई होल। अब अभी तक हमने स्लॉट का नाम ले लिया। स्लॉट कैसे होता है? स्लॉट एक कट होता है, ऐसे कट, और एक ऐसे भी कट होता है। यहां पे इस टाइप से एक कट लगाया होता है। ये कट क्यों लगाया जाता है? आप सभी को पता है जब आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर ईंधन को जलाया जाता है, सबसे ज्यादा जो हीट होती है वो किसको मिलती है? इसी पिस्टन को मिलती है। तो इस पिस्टन ये ज्यादा गर्म होगा, गर्म होकर ये फैलेगा तो जाम हो जाएगा किसमें? सिलेंडर के अंदर। तो इसलिए ये क्यों दिया जाता है? पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए, पिस्टन के गर्म होकर फैलने से रोकने के लिए, रिंग डालने के लिए, पिस्टन पिन को लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 में सही जवाब है दोस्तों, पिस्टन के गर्म होकर फैलने से रोकने के लिए, ताकि पिस्टन गर्म होकर फैले नहीं और सिलेंडर के अंदर जाम न हो जाए। ये दोस्तों किसका होता है? पिस्टन पर स्लॉट का काम होता है। अब आपके सामने आता है कि पिस्टन का काम क्या होता है। पिस्टन का काम होता है पहले स्ट्रोक में जो आपका ईंधन है उसको सक्शन करना, दूसरे स्ट्रोक में उसको कंप्रेस करना, दबाना, और इसके अलावा वहां से इसके अलावा भी कई काम होते हैं, जैसे कि सिलेंडर में जो आपकी जो कंप्रेशन होता है, हवा का या ईंधन का जो कंप्रेशन होता है, ये कंप्रेशन दोस्तों पिस्टन के पास से नीचे न चला जाए। इसलिए ये आपकी जो पिस्टन की जो रिंग होती है, जो यहां पर हमने 3 रिंग बताई है, इन रिंगों के माध्यम से इसके ऊपर का जो कंप्रेशन है, इस कंप्रेशन को नीचे जाने से रोकता है। ये भी इसका काम होता है। ये क्या करता है? इंजन की जो उष्मीय गति है, उष्मीय जो ऊर्जा है, इसको दोस्तों किस में बदलता है? यहां पे यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि ये कंप्रेशन उष्मा ऊर्जा है, इसे ये गति करेगा, गति करके इंजन को है जो यांत्रिक ऊर्जा देने का काम भी है वो पिस्टन करता है। आपको याद रखना है। दूसरी बात, जितने सिलेंडर होंगे उतने ही पिस्टन होंगे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। पढ़े, कमेंट सेक्शन में जवाब आपको देने का प्रयास करना है। साथियों 2 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल चक्कर में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर पूरे होते हैं? यहां बात आई है क्रैंकशाफ्ट की। दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं, ये तो हो गया 2 स्ट्रोक इंजन, ये हो गया 4 स्ट्रोक इंजन। आप सभी को पता है जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, इनमें एक स्ट्रोक माना कि नीचे आया, एक ऊपर गया, इतने में काम हो गया पूरा। इसमें एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये जो साइकिल बोल रहा है, ये एक साइकिल चक्कर क्या होता है इसको समझना है। साइकिल चक्कर होता है साथियों, यानी कि इंजन के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें जो पावर पैदा होती है, वो पावर पैदा कितने में हो रही है? 4 स्ट्रोक इंजन में तो इन 4 कामों में एक बार पावर पैदा हो रही है, 2 स्ट्रोक में इन 2 कामों में पावर पैदा हो रही है। मतलब
जो ये पावर पैदा करने के लिए जितने स्ट्रोक पूरे कर रहे हैं उसको एक साइकिल बोला जाता है। यानी कि तीसरे में पावर आएगी, तीसरे कार्य में पावर आएगी, मतलब फिर से ये 4 काम करेगा तभी एक बार पावर मिलेगी। मतलब क्या हुआ, ये एक साइकिल इंजन है इसका, मतलब जो 4 स्ट्रोक इंजन है इसमें 4 काम पूरे करेगा तभी उसका एक चक्कर पूरा होगा, एक साइकिल चक्कर। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक में पूरा हो जाएगा। पहली बात तो ये है, यानी एक साइकिल चक्कर किसे बोलेंगे, 2 स्ट्रोक में तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक करने से एक साइकिल चक्कर होगा। तो यहां पर आपको पता है 2 स्ट्रोक में जो क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है ये 2 स्ट्रोक में केवल एक बार घूमेगी और इस 4 स्ट्रोक में 2 बार घूम जाएगी। ये बात आपको याद करनी है, यही इसमें पूछा है। 2 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल चक्कर में क्रैंकशाफ्ट कितनी बार घूमेगी, साथियों एक बार घूमेगी। ठीक है, नीचे आया आधी घूम गई, फिर ऊपर गया वापस पूरी घूम गई। इसमें क्या होगा, सबसे पहले नीचे आया आधी घूमी, वापस गया पूरी घूमी, वापस नीचे वापस ऊपर, यानी 2 चक्कर। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, पूरा पढ़े ध्यान से। बहुत अच्छा प्रश्न यहां पे मैंने आपको देने का प्रयास किया है, सभी कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में करो, कमेंट में लिखो आपको मजा आ रहा है क्या। आप अगर हमारे पेड कोर्स यूजर हैं तो आपको पक्का लिखना चाहिए हम कितनी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। एक कार का इंजन 1.4 लीटर से बनाया जाता है, यहां पर 1.4 लीटर का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंजन की लीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर क्षमता, इंजन की शाफ्ट पावर, इंजन की टैंक की क्षमता, इंजन का आरपीएम लीटर। ऑप्शन नंबर 1 है इंजन की लीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर क्षमता। आप सभी कहते हैं कि जो इंजन की जो पावर होती है, इंजन की जो पावर होती है सीसी में तो हमने देख ली, लेकिन ये लीटर का क्या मामला है, इसको लीटर में भी मापा जा सकता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, ये जो 1.4 लीटर है, 1.4 लीटर है, इसको सीसी में बदलेंगे, सीसी में बदलेंगे तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको 1000 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400। पहली बात तो ये 1400 सीसी का इंजन हो जाएगा, याद रखना। अब ये सीसी होता क्या है, ये होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, इस सीसी का पूरा नाम है क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपको याद रखना है क्यूबिक सेंटीमीटर को आप कैसे लिखेंगे, CUBIC क्यूबिक सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं सेंटीमीटर की स्पेलिंग, तो ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप कहोगे ये हो गया 1.4 लीटर बनाया जाता है, जहां 1 लीटर मतलब होता है, ठीक है, इंजन की लीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर क्षमता। अब ये होता क्या है, जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, माना कि ये आपका इंजन है, ये इंजन का सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर का आयतन कितना है, आयतन किसे कहेंगे, लंबाई लेंथ हो गई गुणा विड्थ हो गई गुणा हाइट हो गई। ये 3 चीजें आप मल्टीपल करोगे तो यहां पर आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में इसका आयतन प्राप्त होगा, और ये आयतन ही साथियों क्या होता है, आपका इंजन की क्षमता, यानी कि लीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है। अगले प्रश्न आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 4 है, इस प्रश्न को पढ़े और इसका जवाब देने का प्रयास करें। अभी मैंने बताया है, वैसे आपको इसका जवाब तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे नीचे। एक कार का इंजन 1.4 लीटर का है, कितना है, एक कार का इंजन 1.4 लीटर का है, तो बताओ इस इंजन की कितनी सीसी पावर होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 1 सीसी, माना कि 1.4 लीटर है, इसको अगर सीसी में कन्वर्ट करना है तो हमें सीधा 1000 से मल्टीपल कर देना है, ये कितना हो जाएगा, 1400 सीसी हो जाएगा। बस याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मैं अगली बार जवाब आपको नहीं दिखाऊंगा। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आ गया है, इसको पढ़ें और जवाब देने का प्रयास आपको करना है। आप एक कार से यात्रा कर रहे हैं, आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है कि आप क्या चेक करेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या कारण है, आप क्या देखेंगे, टंकी में तेल, इंजन ऑयल, बैटरी के कनेक्शन, ए और बी दोनों। तो दोस्तों आप बताओ अब आप क्या देखेंगे। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको क्या देखना है, साथियों आपको एक तो तेल चेक कर लेना है, एक तो तेल चेक कर लेना है, एक आपको इंजन ऑयल की जरूरी नहीं है, यहां पे बैटरी के कनेक्शन यानी कि सेल्फ स्टार्टर से भी कोई कनेक्शन का इश्यू आ सकता है। तो ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, चलो मैं जवाब दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पे सोल्व कर रहे हैं इनको। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, ये आज का पेपर है साथियों, आज जो हमने लिया है। किसी कार में रेडिएटर का कार्य होता है, किसी कार में रेडिएटर का काम क्या होता है साथियों, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। चलो मैं इसको हाइड करता रहूंगा, ये ठीक है। इंजन को गर्म करना, इंजन को गर्म करना, इंजन को ठंडा करना, इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना। अब दोस्तों आप कहोगे सर काम ये बी होगा, इंजन को ठंडा करना, दोस्तों नहीं होता। आप कहोगे रेडिएटर का काम अगर इंजन को ठंडा करना है तो वो तो गाड़ी को
को स्टार्ट करते ही इंजन को ठंडा करता रहेगा, सर्दी के मौसम में भी ठंडा करता रहेगा। लेकिन आपको पता है एक इंजन का कार्यकारी तापमान होता है, इंजन का कार्यकारी तापमान होता है। ये कार्यकारी तापमान क्या होता है? आप सभी को पता है गाड़ी में, इंजन में ईंधन को जलाने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है, तभी वो अच्छी तरीके से ईंधन को जला पाता है। और हम डीजल इंजन की बात करते हैं, वहां तो स्पेशल रूप से जो कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है। और ये कंप्रेशन किस लिए करते हैं? ताकि हवा को जो वायु होती है, वायु जो होती है इसका ताप और दाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका डीजल आसानी से जले। मतलब क्या हुआ? यानी कि गाड़ी के इंजन को स्टार्ट होने के लिए एक तरह का मतलब कि आपको इसका तापमान, इसका टेम्परेचर भी चाहिए। आप ज्यादा ठंडा करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए अगर ठंडा करेगा तो इंजन को तो काफी ठंडा कर देगा, स्टार्ट होते ही ठंडा करना चालू, ऐसा नहीं होता है। यह क्या करता है? इंजन को अपने एक कार्यकारी तापमान पर बनाए रखने में मदद करता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 7 है, प्रश्न संख्या 7 है। मैं इसका आंसर आपके सामने यहां पे थोड़ा सा छुपाने का प्रयास करूंगा, मैंने गलती कर दी। आज आंसर शीट है, इसमें 7 ही ऐड हो गई है। चलो मैंने इसको छिपा दिया है। क्या कर दिया? छिपा दिया। अब पढ़ें आप। क्लच प्लेट स्टील की बनी होती है, सभी जानते हैं क्लच प्लेट स्टील की बनी होती है, जो दोनों ओर से घर्षण युक्त यानी जो फ्रिक्शन मटेरियल होता है, और दोनों ओर घर्षण मटेरियल लगा होता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली स्प्रिंग जो इसको अचानक इंगेज होने से, झटकों से बचाती है। आप सभी को पता है साथियों क्या होता है? क्लच से जब हम इसको इंगेज करते हैं या इसको तोड़ते हैं या जोड़ते हैं इंजन के साथ से, तो इंजन तो लगातार घूम रहा है, क्लच को इंगेज किया, डिसएंगेज किया, तो हो सकता है क्लच को झटके तो लगते ही हैं। इस क्लच को लगने वाले झटकों के लिए जो आपकी क्लच प्लेट होती है, क्लच प्लेट में यहां पे साथियों इस प्रकार से इसमें स्प्रिंग लगी होती है। ये देखो मैंने पूरा प्रयास किया है कि अच्छी बनी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से स्प्रिंग बनी होती है। ये क्या करता है? जो क्लच की मूवमेंट है, इस मूवमेंट को, झटके को ऐसे बचाता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस स्प्रिंग को क्या कहा जाता है ये बताना आपको। हेलिकल, डायफ्राम, कोन स्प्रिंग, टॉर्सन स्प्रिंग उसको बोला जाता है। दोस्तों यहां पे आप इस चांद भी लगा दो इसके, टॉर्सन स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है साथियों, हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 आज का प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप पढ़ें और देने का प्रयास करें सभी। गियर बॉक्स का प्रयोग वाहन में किया जाता है उचित टॉर्क के लिए, अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए, उचित टॉर्क और न्यूनतम अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए। केवल ए और सी। ए में क्या है? उचित टॉर्क। सी में क्या है? यहां पे सी में है साथियों, सी में है उचित टॉर्क और न्यूनतम अधिकतम गति प्रदान करना। उचित टॉर्क इसका मतलब क्या हुआ? ए और सी का होने का मतलब है बी गलत है। अधिकतम गति ये भी तो सही होता है, उचित टॉर्क ये भी सही है। तो यहां पे देखने का मतलब है जो आपका गियर बॉक्स होता है, हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं? कभी हम जब अगर गाड़ी में अधिक लोड डालेंगे तो हमें अधिक पावर का इस्तेमाल करना है। जब हम रोड पे गति पकड़ लेते हैं, हमें टॉर्क की नहीं, हमें गति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गति कम करने, अधिकतम करने, टॉर्क उच्च प्राप्त करने या बिना टॉर्क के आपको अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने, ये सभी काम गियर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है साथियों, हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने मैं 9 आपके सामने रख रहा हूं, इसको पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में सभी को जवाब है इसका दे देना है कि इसका सही जवाब है साथियों क्या होगा। ये आंसर मैंने छिपा दिया है, अब आप इसका जवाब देने का प्रयास करें। वाहन में लगे टायर का के संबंध में सही कथन नहीं है दोस्तों, नहीं है, गलत पूछा है। आप पढ़ें और कमेंट सेक्शन में जवाब देने का पूरा प्रयास आपको करना है। यात्री को रोड के झटकों से बचाता है। ठीक है भैया, ठीक लग रहा है। कार को कुशन प्रदान करता है। कुशन यानी तकिया का काम। बिल्कुल दोस्तों, यहां पे टायर है, कुशन का काम करता है। रोड के साथ घर्षण को कम करना, नोट कर लेना, कम करने का प्रयास करता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। कमेंट सेक्शन में छापने जवाब क्या होगा। दोस्तों आप सभी को पता है टायर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? लोहे का टायर क्यों नहीं करते? रबड़ का ही क्यों करते हैं? प्लास्टिक का क्यों नहीं करते? क्योंकि जो रबड़ का जो टायर होता है साथियों, ये सबसे ज्यादा घर्षण है वो यहां पे सड़क के साथ में करता है। अब आप कहोगे जो सीमेंटेड सड़क होती है, एक डामर की सड़क होती है, हम जहां पे पानी भरता है वहां तो सीमेंटेड सड़कें बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकतर आप डामर की सड़क क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो डामर होता है, रबड़ का जो पहिया होता है, इन दोनों के बीच में जो घर्षण क्षेत्र है, घर्षण जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और ये गाड़ी को फिसलने से रोकता है, गाड़ी को गिरने से बचाता है, गाड़ी को अचानक रोकने से बचाता है, गाड़ी को यहां से स्टार्ट होने में एकदम मदद करता है। क्योंकि अगर घर्षण नहीं होगा तो दोस्तों गाड़ी चलेगी नहीं, आसानी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे गाड़ी को आप घुमाओगे टायर एक जगह स्लिप हो जाएंगे। तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा है। घर्षण को कम करने के लिए नहीं, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण के लिए ही टायर का प्रयोग किया जाता है, याद कर लेना दोस्तों आप सभी को।
इसके अलावा टायर प्रेशर की बात करता हूं, टायर का जो प्रेशर होता है PSI में मापा जाता है, यानी पौंड पर स्क्वायर इंच, पौंड पर स्क्वायर इंच। इसमें हिंदी में मैं बात करता हूं पौंड में इसको है वो कहा जा सकता है। अभी जो नीलेट का एग्जाम हुआ था इसमें प्रश्न आया था कि हल्के वाहनों में साथियों कितनी जो टायर रेंज है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो 27 से 32 PSI मान आपको याद रखना है यहां पे। इसके अलावा बात करते हैं कंप्रेसर की। अब एक होता है कि टायर में हवा किससे भरते हैं, एयर कंप्रेसर से, आपको याद रखना है थोड़ा सा साथियों। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या इसका दोस्तों 9 का C हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, मैं इसका जवाब आपसे छिपाने का प्रयास कर रहा हूं, बाद में दिखाऊंगा, पहले कमेंट सेक्शन में आप देख लें कि आपको इसका जवाब आ रहा है नहीं आ रहा है। वाहनों में से होने वाला प्रदूषण में सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर यानी PM उत्सर्जन वाहनों से होता है। डीजल, पेट्रोल, CNG और LPG दोनों से, उपरोक्त A और B यानी डीजल और पेट्रोल दोनों। साथियों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यानी कि जो एक तो होता है डीजल इंजन, हम कभी कहते हैं कि डीजल इंजन अच्छा होता है, कभी कहते हैं पेट्रोल इंजन अच्छा होता है। अब अच्छा होता कौन है पता नहीं, आपको पता होगा एक 1990-95 के दशक में ये ट्रेंड आया था, कोई भी व्यक्ति पेट्रोल की गाड़ी नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि हम सबको पता है जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल में पेट्रोल का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको जलाने के लिए इसके अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल करने का मतलब है, हिंदी में बात करो शीशा, ये सबसे घातक होता है किसके लिए, हमारे शरीर के लिए, वातावरण में प्रदूषण का कारण है, मनुष्य की जान तक ले लेता है। ये कौन, लेड ऑक्साइड है। पूछा भी जाता है कि पेट्रोल इंजन से जो प्रदूषण होता है वो किसके कारण होता है, इसमें मिलाए जाने वाले लेड ऑक्साइड के कारण, लेकिन इसकी मात्रा अब घटा दी गई है, कम कर दिया गया है। लगभग लेड ऑक्साइड फ्री पेट्रोल आता है, अब इसमें इथेनॉल मिलाया जाता है, जो कि गन्ने की भूसी से, चावल की भूसी से, गन्ने के रस से आदि से वो तैयार किया जाता है। तो वर्तमान में मैं बात करूं लेड ऑक्साइड की मात्रा काफी कम हो गई है, पेट्रोल इंजन की बात करता हूं, लेकिन हमने इसको तो नियंत्रित कर लिया। अब बात आई डीजल की, इससे लेड ऑक्साइड से हमने पेट्रोल को क्या करा, सरकार या भैया तू जा, मैं आपको नहीं खरीदूंगा। अब बात आई डीजल की। अब डीजल इंजन है वो बहुत कम प्रदूषण करता है, वैसे मैं बात करता हूं डीजल एक तो बात करता हूं मैं आपके कार्बन के कण, एक तो होता है कार्बन के जो कण होते हैं वो डीजल इंजन से ज्यादा निकलते हैं। एक पार्टिकुलेट मैटर, यही दोस्तों जो कार्बन के कण है वो यही है, ये पार्टिकुलेट मैटर का रूप ले लेते हैं, यानी कि एक धूल कण, जिसे हम धूल कण बोलते हैं या आपके धात्विक कण बोलते हैं, जो कि वातावरण में आके वातावरण में जो गैसें हैं इनके साथ में मिलकर धातु के से छोटे छोटे कण बना देते हैं। और ये कण क्या करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, जब हम बाइक चला के शहर में जाते हैं, वो हमारी त्वचा पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, आंखों पे इफेक्ट डालते हैं। साथियों इस प्रकार श्वास नली से अंदर चले जाते हैं, कानों से, हवा से, नाक से, जो भी है इन इंद्रियों से हमारे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डालते हैं कि ये मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए ये जो PM यानी कि पार्टिकुलेट जो मैटर होता है वो डीजल इंजन से निकलता है। याद कर लेना साथियों, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 11 आ गया है। प्रश्न संख्या 11 को पढ़ना है, सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताकर आपको दोस्तों यहां पे बताना है कि इसका सही जवाब है क्या होगा। ठीक है, मैंने आपका आंसर छिपा दिया है। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली लाइट के संबंध में गलत कथन चुनना है। लाइट का पूछा है, प्रयोग की जाने वाली लाइट, डिप और डिम, डिप और का मतलब होता है या, अंग्रेजी में और का मतलब होता है या, की सुविधा हेडलाइट में होती है, सही कथन है। डोम हेडलाइट आंतरिक रोशनी प्रदान करता है, बिल्कुल दोस्तों आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन मैं बता देता हूं, बिल्कुल सही कथन है। डोम हेडलाइट है वो आपके गाड़ी के अंदर होती है प्रकाश करने के लिए। फ्रंट इंडिकेटर, लैंप का रंग ऑरेंज होता है, ऑरेंज को दोस्तों अंग्रेजी में ORANG, ऑरेंज या इसको येलो भी कह सकते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसको एम्बर भी बोला जा सकता है। साथियों कंफ्यूज करने के लिए ये एग्जामिनर भी पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं, तो यहां पे आपको याद रखना है इस ऑरेंज को, ऑरेंज, येलो, एम्बर, ये तीनों दोस्तों एक ही खेत की मूली है, एक ही खेत की जड़ है। तो इन तीनों को पकड़ लेना, तीनों को याद कर लेना, तीनों का मीनिंग एक ही अर्थ होता है। तो फ्रंट जो इंडिकेटर होता है वो ऑरेंज यानी येलो, एम्बर, ये सभी एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो हो जाएगा ये भी सही। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है, इसको पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको छाप देना है तुरंत। मैं इसका आंसर आपको छिपा दिया है, तुरंत पढ़ें, आप ऑप्शन का इसका प्रश्न का जवाब दें। 2 लेन वाली सड़क पर कार चलाते समय किस लेन में रहना चाहिए। माना कि लेन आपके सामने 2 है, 2 लेन है, अब
अब यहां पर आप क्या करोगे, नंबर 1 लेन ये है, 2 नंबर ये है। अब आप कौन सी लेन में चलोगे आपको बताना है। आप सभी को पता है 3 लेन होती है, जहां पे अगर 3 लेन होती तो ये ओवरटेकिंग लेन होती, ओवरटेकिंग लेन ओवल ये होती। लेकिन अगर ये नहीं है तो ओवरटेकिंग लेन ये होगी। नंबर 2, अगर ओवरटेकिंग लेन ये है तो फिर चलने के लिए कौन सी है, लेन नंबर 1। यही पूछा इसमें किस लेन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है साथियों, हो जाएगा। दाएं लेन में किसी भी जगह इसको, हाँ ऑप्शन नंबर 1 बाएं लेन में इसका हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का जवाब। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है, प्रश्न को पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास है साथियों आपको यहां पे करना है। प्रश्न संख्या 13 है, भारी वाहन या यात्री वाहन के इंजन पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होते हैं। यानी कि भारी वाहन या यात्री वाहन का इंजन होता है वो पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता है। पेट्रोल महंगा होता तो महंगा है, लेकिन ये कारण है सही है या नहीं है। पेट्रोल इंजन के पास टॉर्क कम होता है, बिल्कुल साथियों बिल्कुल आपकी बात सही है। पेट्रोल इंजन अधिक लोड की क्षमता नहीं होती है, बिल्कुल ये भी साथियों सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल केवल महंगा का कारण नहीं है, जैसे डीजल होता है 90 लीटर प्रति लीटर रुपए, और जो पेट्रोल होता है वो 100 हो सकता है। डीजल 100 है तो पेट्रोल 110 होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो डीजल इंजन होता है और जो आपका पेट्रोल इंजन होता है, इन दोनों में अंतर होता है। डीजल इंजन कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है, ज्यादा एनर्जी उसके पास में होती है, ज्यादा पावर उसके पास में होती है। प्रश्न संख्या में 14 आपके सामने रख रहा हूं और इसका आंसर भी मैं छिपाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको आंसर इसका दिखे नहीं, ठीक है। तो आपको पढ़कर इसका जवाब है साथियों देना है, इसका जवाब आपको देना है। एक ऐसा मोटर वाहन जो किसी मालिक द्वारा अपने व्यवसाय में कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए काम में लेता है, उसे निजी सेवा यान कहा जाता है। बात तो ठीक है, ऐसे वाहन में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं दोस्तों। यहां पे बात हो रही है जो ओमनी बस की होती है, ओमनी बस की भी आप इसको समझ सकते हैं। ओमनी बस या जो प्राइवेट सर्विस व्हीकल होता है, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, तो यहां पे आपको याद रखना है बात तो प्राइवेट सर्विस व्हीकल की हुई है, लेकिन प्रयोग कहां हो रहा है, एक मालिक के द्वारा अपने कर्मचारियों को, व्यवसाय में कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए। चालक से 6, चालक के अलावा 6, चालक के अलावा 6 से अधिक, केवल 6 से नहीं 6 से अधिक हो सकते हैं। ये आपके सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, सही तो चालक के अलावा 6 ये भी हो सकता है, लेकिन चालक के अलावा 6 से अधिक ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन में सी इसका जवाब है साथियों, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 15 आपके सामने में रख रहा हूं साथियों, ये प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है, इसको पढ़ें और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब है आपको देना है साथियों। किसी निजी वाहन का परिवहन के रूप में उपयोग करने के लिए आपके पास होना चाहिए, आपने निजी वाहन खरीदा है लेकिन प्रयोग कौन सा करेंगे, प्रयोग आपको उसको परिवहन के रूप में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यह आपको बताना है साथियों। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आप देखें, नया फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यकता नहीं है साथियों, फिटनेस बन गया है, नया पंजीकरण ये भी बन गया है, दोनों गलत हो जाएंगे। परमिट साथियों बिल्कुल, अगर आपने पहले वाहन खरीद लिया है, आप उस वाहन का प्रयोग अब परिवहन के रूप में करना चाहते हैं, आपको परमिट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये बात है आपको याद कर लेनी है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, यहां पे दोस्तों थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, देखिए इसका क्या रहता है, जूम करने से कैसा दिखता है, देखिए जूम करने से कैसा दिखता है, ये हुई ना बात, ये हो गई बात। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है, स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ लेना और इसका सही जवाब देने का प्रयास आपको करना है। हल्के मोटर वाहन का भार 7500 किलोग्राम से कम होता है, सही बात है। भारी मोटर वाहन का भार 12000 किलोग्राम से अधिक होता है। तो मालवाहक के संबंध में 7500 और 12000 के बीच वजन वाले वाहन क्या कहलाएगा, मध्यम यात्री वाहन। बात माल की हो रही है तो गलत हो जाएगा, मध्यम माल वाहन सही हो जाएगा। मीडियम गुड्स व्हीकल ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उपरोक्त बी एंड सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोस्तों सही हो, इसका जवाब है हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों यहां पे 17 आपके सामने आ चुका है, प्रश्न संख्या 17 को आपको है दोस्तों देखना है, इसका जवाब क्या होने वाला है। मैं इसको भी जूम करता हूं थोड़ा सा ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत न आए। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने आ चुका है, इसको पढ़े जवाब देने का प्रयास करें। इंजन से अधिक काला धुआं निकलने का कारण होता है रिच ईंधन मिश्रण, इंजन पर अचानक भारी लोड, इंजन को पर्याप्त हवा उपलब्ध नहीं होना, उपरोक्त सभी सही है। साथियों आप सभी को पता है, आप अगर गाड़ी चलाते हैं और आपका इंजन है, गाड़ी का जो इंजन है वो काला धुआं देता है, तो इसका एक कारण होता है कि उसका रिच मिश्रण है, यानी उसमें वायु कम है, ईंधन ज्यादा है। दोस्तों आप सभी को पता है हम वायु का प्रयोग क्यों करते हैं, वायु में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन किसी चीज को जलने में सहायता करता है, उसको
कहता कि भैया तू जल, मैं आपको जलाऊंगी, ये कहती है ऑक्सीजन। तो वायु कम होगी तो रिच मिश्रण होगा, और रिच मिश्रण है वो पूरा दहन नहीं हो पाएगा। इंजन पर अचानक भारी लोड, जब भारी लोड पड़ता है तो ईंधन का जो अनावश्यक है वो मतलब कंज्यूम होता है, इंजन को पर्याप्त हवा उपलब्ध नहीं होना। अगर एयर क्लीनर है, जो आपका एयर क्लीनर है वो दोस्तों अगर खराब हो गया है तो दोस्तों यहां पर आपको एयर फिल्टर है या एयर क्लीनर है दोस्तों, ये खराब हो जाने पर भी गाड़ी को है, इंजन को है वो हवा नहीं मिल पाती है। उस कंडीशन में साथियों गाड़ी है काला धुआं देगी, बात आती है काला धुआं। तो काला धुआं किसके कारण देती है दोस्तों? ईंधन जलने के कारण। एक बात आपको ये याद रखनी है, एक होता है दोस्तों आपके सफेद धुआं। सफेद धुआं क्यों देती है? साथियों आपके ऑयल जलने पर, इंजन का जो ऑयल जलता है उसके कारण सफेद धुआं दिया जाता है। अब ये सफेद धुआं कब देते हैं? जब आपके पिस्टन की रिंग है वो घिस जाती है या आपका कोई लीकेज हो जाता है तो यहां पे सफेद धुआं है इंजन के द्वारा दिया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है साथियों, आ चुका है। इसको पढ़े ध्यान से और इसका जवाब देने का प्रयास आपको करना है। प्रश्न संख्या 18 है, कौन सी इंजन में नोकिंग की समस्या आती है? कितना अच्छा प्रश्न है साथियों। नोकिंग क्या होता है आप सभी को पता है, नोकिंग यानी खटखट की आवाज। खटखट की आवाज क्यों आती है? जब आपका इंजन होता है वो इंजन क्या है, समय से पहले इंजन को जला देता है, तो यहां पर जो पावर है पहले पैदा हो जाती है। और ये समस्या आती है प्री इग्निशन के कारण। आप अब कहोगे प्री इग्निशन क्या होता है? ये प्री और ये इग्निशन। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? तो दोस्तों प्री यानी होता पहले, इग्निशन यानी होता है जलना, यानी कि समय से पहले ईंधन का जलना, ये क्या कहलाता है साथियों? प्री इग्निशन होता है। अब आपको पता है ये है डीजल इंजन। क्या है? डीजल इंजन। इसमें पहले स्ट्रोक में क्या होगी? केवल हवा होगी। ये आपका है पेट्रोल इंजन। क्या है? पेट्रोल। इसमें क्या होगी? एयर प्लस पेट्रोल, ये दोनों होंगे। अब आपको पता है क्या केवल हवा जल सकती है? क्या नहीं जल सकती। मतलब कि प्री इग्निशन की समस्या डीजल इंजन में नहीं होगी। प्री इग्निशन की समस्या पेट्रोल इंजन में हो सकती है। क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसमें एयर भी है और पेट्रोल भी है। अगर यहां का टेम्परेचर सही नहीं रहा या ज्यादा हो गया तो दोस्तों यहां पर पेट्रोल है वो अपने आप जल जाएगा। ये होता है प्री इग्निशन। प्री इग्निशन के कारण क्या होती है? नोकिंग होती है। तो नोकिंग किस में गई? नोकिंग का कारण है प्री इग्निशन। प्री इग्निशन किस में हुआ? पेट्रोल इंजन में। तो क्या हो गया? पेट्रोल इंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया है साथियों। प्रश्न संख्या आपके सामने 19 में आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है ना, थोड़ा सा ये क्या है कभी कभी हमारे भी मजे लेता है और ये परेशान करता है साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इसी से कम नहीं है। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है, पढ़ें और सही जवाब आपको देने का प्रयास करना। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये अहमदाबाद में एक रिसर्च फिजिक्स रिसर्च का भी पेपर हुआ, इसमें पूछा गया था। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ये आपको बताना है। मोबाइल ऐप है वो कौन सा लॉन्च किया ये बताना है। माई फास्टैग पार्टनर, फास्टैग फास्टर, ए और बी दोनों। बहुत अच्छा प्रश्न है, साथ में जवाब देने का प्रयास आपको करना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, NHAI ने ये दो ऐप लॉन्च किए एक साथ, एक तो माई फास्टैग, एक फास्टैग पार्टनर, यानी कि ए और बी दोनों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है साथियों, हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों यहां पे अगला हम लेकर आते हैं आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 है, आपको जवाब दिखने जाए, हम पूरा प्रयास करेंगे। आपको डरना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार तैयारी है वो साथियों आपको करनी है। ये रहा प्रश्न संख्या 20 आपके सामने। प्रश्न को पढ़े, जवाब कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास आपको करना है। पैदल चलने वालों को बिना फुटपाथ वाली सड़क पर कहां चलना चाहिए? ये दोस्तों फिर से प्रश्न आ गया है, मैं बता देता हूं। जो ये कहते हैं कि सर बाईं ओर चलना चाहिए, फिर से देख लेना, इसका बाईं ओर जवाब नहीं होगा, इसका होगा सड़क के दाईं ओर चलना। यानी कि ये सड़क आपके सामने है, यहां पे फुटपाथ होता है पास में, इधर भी होता है। इधर जाने के लिए तो दोस्तों ये होता है और इधर आने के लिए होता है। अगर ये फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ है तो आपको यहां पर चलना है, फुटपाथ के ऊपर चलना है, और फुटपाथ नहीं है तो आपको इधर नहीं चलना, आपको उल्टी साइड में चलना है, आपको उल्टा चलना है साथियों। याद रखना, जो जहां फुटपाथ नहीं होता है वहां साथियों आपको विपरीत दिशा में चलना होता है। आप जा तो इधर रहे हैं लेकिन चलेंगे क्या? यहां पे चलेंगे, क्योंकि जब आप यहां से चलेंगे पीछे से गाड़ी आ रही है, आपको ठोक सकती है, आपका मुंह तो आगे है। अगर यहां चलेंगे तो सामने से गाड़ी आ रही है, आपको पता है गाड़ी आ रही है, आप साइड में हट जाएंगे। यानी सुरक्षा के लिए जहां फुटपाथ नहीं होता आपको सड़क के दाईं साइड में चलना चाहिए साथियों। प्रश्न संख्या आपके सामने 21 आ गया है, तुरंत इसको पढ़ें।
तुरंत इसको पढ़ना है और मैं इसका जवाब है, अब की बार तो मुझे इसका जवाब छपाना पड़ेगा, जवाब छपाना पड़ेगा। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बस आपको केवल आंसर नहीं दिख रहा है, इसका आंसर है आपको देखना है और देखकर दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। शैक्षणिक संस्थान के पास मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होती है? शैक्षणिक संस्थान दोस्तों, बात आ जाती है शैक्षणिक संस्थान के पास में गति की बात आ जाती है, काम चल रहा है, सड़क पर काम चल रहा है, बात आ जाती है सेना का कोई मार्च चल रहा है, कोई जुलूस निकल रहा है, कोई साथियों यहां पर जुलूस निकल रहा है। इन स्थितियों में आपकी गाड़ी की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? या कोई आपने टो कर रखा है, टो यानी घसीट वाहन है, घसीटते हुए जो वाहन है इसकी जो गति है, या आपने पशु को अपनी गाड़ी में ढो रहे हैं, पशु या जानवर हो सकता है, ये सभी जो शब्द हैं ये आ जाए तो आपको किस पे टिक करना है? आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे टिक करना, याद कर लेना साथियों। ये जो राज सर बात बताते हैं वो कोई नहीं बताएगा, हर एक चीज को कॉपी में नोट कर लेना साथियों। प्रश्न संख्या यहां पर 22 आपके सामने आ चुका है, प्रश्न को पढ़ें और सही जवाब दोस्तों यहां पे आपको देने का प्रयास है वो करना है। दोस्तों यहां पे आंसर मैं आपको छिपा रहा हूं, आंसर छिपा के आपको सही जवाब देना है, पहले मैं ये कोशिश करूंगा। तो यहां पे प्रश्न को मैंने छिपा दिया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार सभी नई कारों के पहले पंजीकरण की तारीख से कितने महीने की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन का पीयूसी चेक किया जाना चाहिए? पूछा क्या है, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो यहां पर पहले जब आप नई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो आपको पीयूसी की आवश्यकता नहीं होती है। न्यू कार पीयूसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी कंपनी से बनकर आती है वहां से गाड़ी खुद चेक करती है, गाड़ी पोल्यूशन तो नहीं कर रही है, यानी कि कंपनी जो होती है वो स्वयं 1 साल का पीयूसी, कंपनी 1 ईयर का जो पीयूसी है वो बना के देती है, वहां से सर्टिफाइड होके गाड़ी आती है। इसलिए जब आप गाड़ी नहीं खरीदते हैं 1 साल के लिए आपको पीयूसी की आवश्यकता नहीं है साथियों। यही पूछा इसमें कि नई गाड़ी खरीदते हैं तो कितने महीने बाद आपको चाहिए? 12 महीने के बाद में आपको चाहिए। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है साथियों। अगर आपने अभी तक हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, जीत वाला कोर्स है, आपको सफलता चाहिए, सफलता वाला कोर्स है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर जॉब प्राप्त करनी है, तो दोस्तों स्टडी एट होम पे ऑनलाइन कोर्स वो चल रहा है, आप इसको दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर में मात्र 333 रुपए में पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है, क्लास वाइज पीडीएफ आपको मिलती है। स्टडी एट होम की मैंने 6 बुक आपके लिए लिखी है, वो सारी बुक आपको यहां पर है साथियों मिलती है, तो ये ले सकते हैं। डेली टेस्ट आपको मिलता है और ये आपको हर सप्ताह फुल टेस्ट आपको यहां पर मिलता है, इसी प्रकार के क्वालिटी टेस्ट है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता था इसके बारे में, तो है इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट किस रंग की होती है? पीला, काला, सफेद, हरा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, बात आ जाती है इलेक्ट्रिक वाहन की, तो इसका वर्ण है धारा 2A में। पहली बात, धारा 2A में बैटरी से चलने वाले वाहन है। अगर दोस्तों यहां पे परिवहन वाहन है तो इसकी जो प्लेट है कैसी होगी साथियों? हरी होगी। और अगर दोस्तों यहाँ पे निजी वाहन है या प्राइवेट वाहन है तो भी दोस्तों जो प्लेट कैसी होगी? हरी होगी। अब आपको सर इनमें अंतर क्या है, लेकिन हम क्या देखते हैं, साधारण में जो परिवहन वाहन होते हैं इनकी येलो प्लेट होती है और जो प्राइवेट वाहन होते हैं इनमें व्हाइट प्लेट होती है। अब इसने किया क्या है, प्लेट को हरा कर दिया दोनों में, लेकिन ये जो आपके परिवहन वाहन है, परिवहन वाहन के अक्षर कैसे हो जाएंगे? पीले, और जो आपकी निजी गाड़ियां हैं इनके अक्षर हो जाएंगे व्हाइट। यानी कि आपकी हरी प्लेट पे सफेद अक्षर किसमें? निजी गाड़ियों में, और हरी प्लेट पे पीले अक्षर किसमें? परिवहन गाड़ियों में जो लाइट से बैटरी से चलती है। याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 आपके सामने मैं रख रहा हूं, आपको पढ़ना है, सही जवाब आपको बताने का पूरा प्रयास आपको करना है। मैं इसका भी जवाब आपको छिपा रहा हूं, प्रश्न को पढ़ें और पढ़कर आपको इसका सही जवाब साथियों बताना है। आप सही जवाब देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और आप अच्छी तैयारी के साथ में अगर पढ़ाई करते हैं तो ही दोस्तों सिलेक्शन की संभावना रहती है। और सिलेक्शन वाली तैयारी है राज सर आपको करवा रहे हैं, मात्र एक छोटा सा अमाउंट है, कोई अमाउंट नहीं है, ये तो एक सर्वर चार्ज लग जाता है, जो ये आपका लाइट का खर्चा है, जो ये कैमरामैन बैठा है, ये जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है ये भी ले लेता है, आपको पता है। तो ये कोई हम कमाई नहीं कर रहे, आपको एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप बाईं ओर से वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, यदि आप बाईं ओर से, आप सभी को पता है साथियों, आप गाड़ी को ओवरटेक हमेशा राइट साइड से करते हैं। प्रश्न ने पूछ लिया कि आप बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से भी ओवरटेकिंग की जा सकती है। एक ही कंडीशन है, कभी बाईं ओर पर्याप्त जगह हो, गलत, वह वाहन धीरे चलता हो, वह भी गलत है। उस वाहन का चालक दाहिनी ओर मुड़ने के अपने इरादे को इंगित करता है और सड़क के केंद्र की ओर बढ़ता है। सड़क के केंद्र
सेंटर का मतलब है कोई बड़ी सड़क है, यहाँ पे डिवाइडर बना हुआ है, यहाँ पे जो डिवाइडर बना हुआ है ये सेंटर इसको मान रहा है। तो गाड़ी यहाँ माना कि आप यहाँ चल रहे हैं और ये यहाँ चल रहा है, तो ये अगर यहाँ एक पास में आता है और दाएं मुड़ने का संकेत करता है तो आप इसके लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक है वो कर सकते हैं। ये भी दोस्तों अहमदाबाद का जो ड्राइवर का पेपर हुआ है 5 दिन पहले, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में सी इसका जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने आ चुका है। साथियों 25 नंबर प्रश्न को भी आपको पढ़ना है, सही जवाब आपको देना है। इसका आंसर भी मैं इसका छिपाने का प्रयास है वो करूंगा ताकि आपको इसका पता है वो नहीं चले। ठीक है, ये छिपा दिया मैंने। वह उपकरण जो मोटर वाहन की गति को इंगित करता है, कई लोगों तो ये भी नहीं पता, वो पढ़ाते तो हैं कि उनको पता नहीं कि वास्तव में जो ये मतलब कि जो उपकरण गति मापता है वो कौन सा होता है। चक्कर मापी, चाल मापी, टेकोमीटर, हाइड्रोमीटर। दोस्तों एक ही बात याद कर लेना दोस्तों, यहां पे मैं लिखता हूं, एक तो होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर ये क्या नाम हो गया। एक आपके सामने मैं कहता हूं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर याद कर लेना साथियों। राज सर जो बताएंगे वो कोई नहीं बताएगा। एक होता है दोस्तों आपके टेकोमीटर, टेकोमीटर यानी नाम रनिंग में लिखे हैं। ओडोमीटर को क्या कहते हैं साथियों, ओडोमीटर को कहते हैं चक्कर मापी, हिंदी में चक्कर मापी। स्पीडोमीटर को कहते हैं दोस्तों चाल मापी, अभी मैं समझाऊंगा कैसे कहते हैं। और ये जो आपका टेकोमीटर होता है इसे कहते हैं घूर्ण चाल मापी। कितनी कठिन नाम है लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ओडोमीटर होता है चक्कर मापता है किसके, आपकी जो गाड़ी है वो घूमती है, जो पहिए घूमते हैं उसके चक्कर मापता है। यानी कि जिसमें 9099 यानी कि 99,999 लिखे होते हैं वो ओडोमीटर होता है। और गाड़ी अब तक कितनी किलोमीटर चल चुकी है ये दोस्तों बताता है। स्पीडोमीटर यानी चाल मापी, गाड़ी की चाल बताता है कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। यहां पे टेकोमीटर ये दोस्तों घूर्ण चाल मापी, और ये गाड़ी की आरपीएम बताता है। क्या बताता है, आरपीएम बताता है। आरपीएम क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। और इस आरपीएम शाफ्ट पे ये किसके बताता है दोस्तों, इंजन शाफ्ट का। यानी कि मतलब क्या हुआ, जो टेकोमीटर का जो सेंसर लगा होता है वो इंजन की शाफ्ट पे लगा होता है। तो पूछा क्या, गति, तो हो जाएगा चाल मापी। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है। मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को आपके सामने रख के पानी पी लूंगा, इतने में आप इसका जवाब है वो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न यहाँ पे नहीं है, तुरंत इसका जवाब छापें आप। प्रश्न है वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक, बस आदि को चलाने के लिए किस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता है। तो साथियों आप सभी को पता है जो ट्रक चलाएगा, जो बस चलाएगा उसको किस प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसको एचएमवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सभी को पता है, एकदम सिंपल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न ये है कि निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है। यहाँ पे क्या है, एक एरो जा रहा है, एक एरो आ रहा है। यहाँ पर जाने वाले एरो काट दिया है, आने वाला नहीं। मतलब कि रास्ते कितने थे, 2 रास्ते थे, दोनों में से एक को काट दिया, मतलब बचा क्या, एक रास्ता। एक रास्ते से समझिए कौन सा है, एक तरफा रास्ता, एक तरफा मार्ग। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही जवाब साथियों, हो जाएगा। आपको कौन सा करना है, एक तरफा मार्ग इसका जवाब है दोस्तों, हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 28 आ चुका है। 28 को देखें ध्यान से, एकदम सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से चिन्ह है वो क्या दर्शाता है। एक एरो जा रहा है किसमें, आपके लेफ्ट साइड में जा रहा है। अब देखते हैं क्या है, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो आपके कौन सा आएगा, दाईं ओर रखे नहीं होगा, दाईं ओर दोनों गलत हो गए, बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य। मतलब कि ये क्या कह रहा है, ये बाईं ओर जाने को कह रहा है, एक अनिवार्य संकेत है, एक गोल आकृति में अनिवार्य संकेत है, आपको मुड़ना ही पड़ेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा सी, बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य। प्रश्न संख्या यहां पे 30 आपके सामने है। निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है। दोस्तों आपके सामने क्या आया है, मैं इसको जूम इन कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आपके सामने चित्र आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्योंकि थोड़ा सा यहां पे जूम करने से चित्र की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो यहां पे आपको डरना नहीं है। यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये तो आपका है त्रिभुज। त्रिभुज में एक ऐसे गया, वापस मुड़ के ऐसे हो गया, ये लाइन ऐसे गई। अब यहां पे आया एक तो ये, एक ये। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 लेन थी, 2 लेन, 2 वे रास्ता, 2 वे यानी 2 रास्ते थे। लेकिन क्या हुआ, इस रास्ते को यहां से ब्लॉक कर रखा है, रोक रखा है। तो गाड़ियां यहां से जाती है, यहां जाकर फिर से लेन बदल लेती है और इसमें चली जाती है। मतलब डाइवर्जन का मामला है, विभाजित मामला है। यानी एक लेन से दूसरी लेन में डाइवर्जन करते हैं, दिशा बदलते हैं किसकी, गाड़ियों की। ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने यहां पे 30 है। एकदम सिंपल प्रश्न है साथियों, ध्यान से देख लेना। निम्नलिखित जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है। दोस्तों आपको यहां पर 2 चीजें याद रखनी है।
दो चीजें याद रखनी है, त्रिभुज के अंदर इस प्रकार से 3 डॉट आ जाए, ये 3 डॉट आ जाए ऐसे, और गोल चक्र में आ जाए, तो क्या होगा, आगे बहरे लोगों का स्थान, आगे पागल लोग रहते हैं, आगे अंधे लोग रहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक चिन्ह आपके आता है ऐसे, और यहां पे ब्लैक कलर में ऐसे 3 यहां पर बिंदु है वो बने हुए होते हैं। तो दोस्तों अगर ये चिन्ह आ जाए तो ये तो हो जाएगा आगे अंधे लोग है, यानी कि ब्लाइंड पर्सन हो जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो आपको बहरे, डीफ, DEAF इंग्लिश में याद कर लेना, हिंदी में नहीं रहे तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 31 आ गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम सिंपल है। इसमें तो एक जो चौराया बनाया गया है और क्रॉस बनाया गया है, एकदम क्रॉस कर दिया गया है। तो ये क्या होता है साथियों, त्रिभुज के अंदर अगर ऐसे क्रॉस है मतलब चौराया होता है। तो आगे दाईं ओर सड़क है, आगे और दाईं ओर सड़क है, अनिवार्य रूप से आगे बढ़े या दाईं ओर मुड़े, आगे चौराया है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 32 बहुत अच्छा प्रश्न है, पहली बार देखा है गुरुजी, हमने तो देखा ही नहीं कभी। अब ये क्या मामला है, सभी को समझाएंगे, आराम से आपको समझना है, कोई दिक्कत आपको करनी नहीं है, हिम्मत रखनी है। साथ में फिर से बता देता हूं, अगर आपको जीत वाली तैयारी चाहिए, आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आपको गाड़ी चलानी है, आपको अपने सपने को साकार करना है, तो दोस्तों यहां पर आपको स्टडी एट होम का जो ड्राइवर ऐप है इसको डाउनलोड करके जो ऑनलाइन कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मात्र 333 रुपए में दोस्तों ऑफर चल रहा है, मात्र कल तक का ऑफर रहेगा, तो आपको ये ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। एक बेहतरीन तरीके के साथ में अपने एग्जाम में आप जा सकते हैं। चित्र में क्या है, मैं इस चित्र को बनाना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसा चित्र है, मतलब ऐसा चित्र जहां हम कहते हैं भी ये आगे जाने का है, केवल ये संकेत बात कर रहा हूं मैं। नीचे बना दिया उल्टा त्रिभुज, ये होता है गिव वे। ये क्या होता है, गिव वे, यानी कि रास्ता दे। ये तो कहता है आगे जाओ, आगे जाना, और ये कहता है गिव वे, रास्ता दे, मतलब कि आगे जाने वाले वाहनों को रास्ता दे, रास्ता दे। कहां है, आगे जाने वालों को रास्ता दे। ऑप्शन सी इसका जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 33 आपके सामने आ चुका है। आंसर आपको पहले दिख गया है, लेकिन पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, आंसर दिखने से कुछ नहीं होता, अच्छे प्रश्न है, डेफिनेशन देते हैं हम। अपने वाहन को नीचे की ओर ढलान पर पार करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा कौन सा गियर लगाना चाहिए। ये भैया ये आपकी सड़क है और यहाँ पे आपकी गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी का मुंह किधर नीचे की ओर है, ये आपकी गाड़ी के पहिए हैं, ठीक है। अब आपको कौन सा गियर डालना है, अगर आपने न्यूट्रल किया तो गाड़ी नीचे आएगी, पहला डाला तो भी नीचे आएगी, दूसरा डाला तो भी आप नीचे आएगी, रिवर्स डाल दिया तो गाड़ी नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं, अगर उल्टा इसका आ जाए, यानी कि ऊपर की ओर अगर आपको करना है तो क्या करेंगे आप, यानी कि यही आपका मार्ग है और आपकी गाड़ी ऊपर की ओर जा रही है, अब क्या करेंगे, गाड़ी की संभावना क्या है, नीचे आने की संभावना है, तो हम इसका उल्टा गियर डाल देंगे, यानी कि प्रथम या दूसरा गियर डाल देंगे यहां पर। तो ऑप्शन नंबर यहां पे अगर ऊपर जाने का होता तो पहला या दूसरा हो जाता। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 आपके सामने आ चुका है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में समस्या ना आए, आपके हितार्थ इसको थोड़ा सा मैं मेहनत कर रहा हूं और दोस्तों आपके लिए इस प्रश्न को काफी जूम करके आपका आंसर भी मिटा रहा हूं। देखो यहां पे देखते हैं, वन वे रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। वन वे रोड हो रही है, मतलब कि एक तरफ जाने के लिए यहां पे मार्ग बना हुआ है, पार्किंग निषिद्ध है, ओवरटेक करना मना है, रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, रिवर्स गियर में गाड़ी चलानी चाहिए। यहां पे बात कर रहे हैं वन वे पर, पार्किंग निषिद्ध, ओवरटेक करना मना। दोस्तों ओवरटेक किया जा सकता है, पार्किंग निषिद्ध भी नहीं होती, आप साइड में रोक सकते हैं। रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, पूछा क्या सत्य, तो ये ठीक है। वन वे पर आपको गाड़ी उल्टी नहीं चलानी है, याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे दोस्तों 35 आपके सामने, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं दोस्तों, एक भी प्रश्न कंफ्यूज वाला नहीं है। कंफ्यूज तो होगा, कंफ्यूज तो रासर करते हैं, क्योंकि रासर की ये नीति है कंफ्यूज करके सिखाना हमारी शुरू से वो रणनीति रही है। माल ढुलाई में अधिक भार ले जा रहे तो कितना जुर्माना होगा, मालवाह ढुलाई, मालवाह की बात हो रही है दोस्तों, याद कर लेना। यहां पे माल ढुलाई अधिक भार की बात आ गई तो यहां पे धारा 194 है। पहली बार में कितना जुर्माना होता है दोस्तों, 20,000 का जुर्माना होता है, प्लस में 2000 प्रति अतिरिक्त टन बात आपको याद रखनी है, ये इसमें जुर्माना होता है। तो ये हो जाएगा 20,000 प्रति टन 2000, ये 2000 गलत हो जाएगा, 1000 ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे 36 पे बात करते हैं।
प्रश्न संख्या 36 आपके सामने आ चुका है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, ज्यादा बड़ा हो गया है ये, तो दोस्तों यहां पे इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 36 को पढ़ें, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब छापने का प्रयास करना है। जब आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां सिग्नल लाइट नहीं है, सिग्नल लाइट नहीं है या ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, अन्य सड़कों से चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता दें, उचित संकेत दें और फिर आगे बढ़ें। चौराहे पर अपनी दाहिनी ओर आने वाले यातायात को रास्ता दें और आवश्यक संकेत देकर आगे बढ़ें, हॉर्न बजाएं और फिर आगे बढ़ें। दोस्तों हॉर्न बजाकर आगे बढ़ना सही नहीं है। अन्य सड़कों से चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता दें, अन्य सड़कों से कोई जरूरी नहीं है, उचित संकेत दें और फिर आगे बढ़ें। केवल संकेत से काम नहीं चलेगा। चौराहे पर अपनी दाहिनी ओर सबसे याद रखना, आपकी जो राइट साइड के जो वाहन होते हैं, जिसे मैं जा रहा हूं इधर जा रहा हूं, तो उधर से कोई वाहन आ रहा है तो दोस्तों राइट साइड से, तो दोस्तों उसको मुझे गाड़ी को रास्ता देना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है, साथियों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इसका जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में छापना है। साथियों अभी तक आपने स्टडी एट होम को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लेना चाहिए और इस प्रश्न का जवाब आपको अच्छे ढंग से है वो दोस्तों देना चाहिए। ओवरटेक करना मना होता है जब सड़क को सफेद रंग की टूटी केंद्र रेखा से चिन्हित किया गया है। टूटी रेखा है जैसे ऐसे, ये टूटी रेखा होती है। जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो, ठीक है, जब सड़क को सफेद रंग में एक सतत केंद्र रेखा, सतत यानी एक लगातार रेखा, जब सड़क को पीले रंग में एक सतत रेखा, साथ में आपको बताता हूं, जो ये सतत रेखा होती है, जो ये माना कि सड़क होती है, सड़क के मध्य में एक सतत रेखा होती है, ये सतत रेखा क्या इंडिकेट करती है कि इसको पार नहीं करना, इसको पार नहीं करना। लेकिन ये थोड़ी कहती है कि भी ओवरटेक भी भैया मत कर, यानी ये तो कहती है कि ओवरटेक करते समय मुझे पार मत करना, ओवरटेक करते समय मुझे पार मत करना, ये तो कहती है। लेकिन केवल ओवरटेक के लिए मना थोड़ी कर रही है। मतलब क्या हुआ, हम ओवरटेक तो कर सकते हैं लेकिन ओवरटेक करते समय इस लाइन को पार नहीं कर सकते। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा, जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो ये ठोस रेखाएं हैं ये हमें ओवरटेकिंग के लिए मना नहीं करती, पार के लिए मना करती है। यही इस प्रश्न में फायदा उठाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। प्रश्न संख्या 38 आपके सामने आ चुका है, सही जवाब इसको आपको देना है साथियों। प्रश्न को पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास आपको करना है। जब सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित हो जाती है तो आपको ट्रैक नहीं बदलना चाहिए, वाहन रोक देना चाहिए, वाहन पार कर सकते हैं, यदि आवश्यक तो ट्रैक बदल सकते हैं। खड़ी ये आपको दोस्तों सफेद रेखा कौन सी है, टूटी हुई, यानी कि ऐसे देश में है, तो आप इसको पार कर सकते हैं, आवश्यक हुआ तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 39 आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। प्रश्न संख्या 39 से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार आपको बताना है, धारा 13 में क्या बताया गया है कि अनुसार चालक को वाहन कब नहीं चलाना चाहिए। धारा 117 दोस्तों यहां पे किससे संबंधित, धारा 113 किससे संबंधित है, अति भार, यानी कि आपका जो आरसी है, जो गाड़ी है, उसका एक नियत भार होता है कि आपका वाहन कितना जो वजन है वो सहन कर सकता है, ले जा सकता है, उसका जो प्राधिकार है उसने कितना वजन आपके लिए तय किया है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ले जाने के लिए अनुमत वजन से अधिक होता है तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। ये धारा 113 दोस्तों कहती है, आपको याद कर लेना है। लेकिन अगर आप ज्यादा ले जाते हैं, धारा 113 का उल्लंघन करते हैं, धारा 194 आपके ऊपर लगाई जाती है और 20,000 का, पहली बार तो 20,000 की गड्डी आपसे ली जाएगी, फिर 2,000 अतिरिक्त टन है आपसे और वसूली जाएंगे, तो भैया जेब खाली हो जाएगी, उधार लेना पड़ जाएगा। ऐसा काम मत कर लेना, 113 से बच के रहना, बहुत बड़ा अमाउंट इसमें वो दोस्तों रखा गया है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 40 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 40, इसका जवाब आपको प्रश्न को पढ़ना है, जवाब आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। मैंने आंसर है वो छिपा दिया है। आप एक बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या उतारने के लिए रुकी है, आपको क्या करना चाहिए साथियों, पंजाब P&H यानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर पेपर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था कि एक बस आपके सामने खड़ी है जो सवारी को उतार रही है या चढ़ा रही है, तो आप क्या करेंगे, धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करेंगे, बाएं से ओवरटेक करेंगे, गलत, दाईं ओर से ओवरटेक करेंगे, हॉर्न बजाएं और ओवरटेक करें। तो दोस्तों यहां पे बात हो रही है बस के पीछे होने की, तो यहां पर धैर्यपूर्वक रुकने का संकेत है दोस्तों, यहां पे धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करने का है, वो इसको सही माना गया है। आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए जब आपके सामने कोई सवारी लेने और उतरने के लिए गाड़ी रुकी हुई है। तो प्रश्न संख्या 40 में बात करता हूं। प्रश्न संख्या 41 आपकी स्क्रीन पे है, वो दोस्तों आ चुका है।
प्रश्न संख्या 41 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ें और सही जवाब देने का आपको प्रयास साथियों यहां पे करना है। आपको खतरे की चेतावनी वाली लाइटें कब चालू करनी चाहिए? अब खतरे वाली लाइटें होती है, इसको दोस्तों पार्किंग लाइट भी बोला जा सकता है, पार्किंग लाइट, इसको दोस्तों हजार्ड लाइट भी बोला जा सकता है, इसको दोस्तों वार्निंग लाइट भी बोला जा सकता है, वार्निंग लाइट। ये इसे खतरे का संकेत वाली लाइट भी बोला जा सकता है, कुछ भी कह दो आप। लाइटें वही होती है जब आप सीधे चल रहे हैं, क्या जरूरत है भैया, नहीं है। जब आपका वाहन पार्क किया जाता है तो इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है, भाई गाड़ी रोक ली और अब दूसरे वाहन है वो आएंगे, वो सोचेंगे गाड़ी है या नहीं है, पता नहीं कैसी कंडीशन में है। जब आपका वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में पार्क किया जाता है, नो पार्किंग में तो करना ही नहीं है, वाहन को धीमा करते इसमें ये भी नहीं करना, यानी कि आप कहीं पर गाड़ी को पार्क कर देते हैं और उस पार्क करने से दूसरे वाहनों को अगर असुविधा होती है तो आपको क्या करना है साथियों, यहां पे आपको ये पार्किंग लाइटें ऑन कर देनी है। और पार्किंग लाइट को ऑन करने का मतलब है ये खतरे वाली लाइटें हैं, कुछ भी कह दो चाहे आप, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न को आपको पढ़ना है, सही जवाब आपको बताना है, आंसर में इसका छिपा देता हूं, आपको देखना नहीं है। किस वाहन को फ्री पास दिया जाना चाहिए? फ्री पास यानी मुक्त मार्ग, मुक्त मार्ग यानी खाली रास्ता देना चाहिए, मुक्त मार्ग भी आ सकता है साथियों, याद रखना। पुलिस वाहन को, आपातकालीन वाहन को जैसे एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा वाहन, दुपहिया वाहनों को, उपरोक्त सभी को। दुपहिया तो भैया ये तो कहीं से घुस जाते हैं, आवश्यकता नहीं है। पुलिस भी कहीं से भी जा सकती है, अगर इसके साथ में आती तो मान सकते थे, अलग आ गया मतलब तू भी साइड में जा। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। आपको भी कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको रास्ता किसको देना चाहिए, चाहे फायर की गाड़ी आ जाए, चाहे आपके कौन सी आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए, तो दोनों को आपको रास्ता देना है। अगर नहीं देते हैं, धारा 194 2019 में पहली बार आपके लिए जोड़ी गई है, आप जैसे बदमाश लोगों के लिए जो इन एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। दोस्तों जुर्माना कितना है पहली बार में भैया? 10,000, 2,000 के 5 नोट पूरे। और दोस्तों यहां पे जुर्माना भी है 6 माह का, आप सॉरी जुर्माना क्या, जेल भी है, जुर्माने के साथ में जेल भी है। और दोस्तों 6 महीने तक है जेल में मच्छर आपको काट सकते हैं अगर आपने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब आपको देखना है और दोस्तों इसका सही जवाब क्या होने वाला है ये आपको बताना है। प्रश्न एकदम सरल है, एक नई कार के लिए एक मुश्त कर कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। यहां पर दोस्तों एक कोई कहते हैं आरसी मान्य होने तक, आरसी मान्य होने तक। दोस्तों एक चीज बताओ, आपने 2015 में गाड़ी खरीदी, 15 साल के लिए आपका कर है वो भर दिया गया, कर भर दिया गया। टैक्स कब तक का भर दिया हमने? 2030 तक का। 2020 में क्या होता है? 2020 में आप बदमाशी करते हैं, आपकी गाड़ी की आरसी है वो सस्पेंड कर दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है। कभी? 2020 में। अब क्या होगा? आरसी सस्पेंड हुई है, आपको दोबारा से बनानी है, बस ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों दोबारा से बन जाएगी, ये जो टैक्स है वो पहले से भरा हुआ है और भरा हुआ ही रहेगा। दोस्तों याद रखना है आपको, क्योंकि सस्पेंशन करते हैं, निलंबन करते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है कि आप 1 साल तक इस गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो टैक्स भर चुका है वो तो भर चुका है, तो यानी कि होता क्या है? 15 वर्ष सही जवाब इसका होता है साथियों, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4 से संबंधित प्रश्न आपको यहां पे पूछा गया है। धारा 4, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयु सीमा साथियों सभी को पता है, अगर 50 सीसी से कम है, 50 सीसी से कम में बिना गियर की बात आ जाए तो ये दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट की बिना गियर MVA की धारा 4 पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपकी 16 वर्ष उम्र हो सकती है, आप बना सकते हैं। मोटर कार शब्द आ जाए, मोटर कार के लिए आपका लाइसेंस है वो 18 साल में बनाया जाता है। बात आ जाती है कॉमर्शियल व्हीकल की बात आ जाती है, तो दोस्तों यहां पर आपकी उम्र है वो 20 साल होनी चाहिए, आप याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे 45 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ना है और ढंग से इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में छापना है क्या होने वाला है। रियर व्यू मिरर का प्रयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर अपने चेहरा देखने के लिए भैया देखते तो है, लेकिन इसका उपयोग ये नहीं होता, वाहन के पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, यात्रियों को पीछे की सीट पर देखने के लिए, रियर विंडशील्ड ग्लास को देखने के लिए ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है साथियों, हो जाएगा प्रश्न संख्या 45 का। प्रश्न संख्या यहां पे आपके 46 है, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न को पढ़ना है, सही जवाब
जवाब कमेंट सेक्शन में आपको छापने का प्रयास करना है। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप यहां पर लिखेंगे वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा कंटेंट कैसा है। साथियों आपको लिखना है दोस्तों, यहां पर मैंने फालतू की बात एक भी नहीं की है, मैं दे धनाधन आपको लगातार प्रश्न करवाते जा रहा हूं। यहां पर जो मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले हैं वो ज्ञान रूपी शब्द निकले हैं, हर शब्द को नोट कर लेना साथियों, क्योंकि यही जो एक्सपीरियंस बोलता है, ये आपको चीजें हैं किसी किताब में आपको नहीं मिलने वाली है, आपको यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको ये ध्यान से सुनना है। जब आप रात के समय हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हैं, तो कोई वाहन विपरीत दिशा से आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बाईं ओर रखते हुए आगे बढ़े। हेडलाइट को वैकल्पिक रूप से कई बार मंद और उज्जवल करें, यानी आपको प्रेस करनी है ऊपर नीचे। वाहन को गुजरने तक हेडलाइट मंद करें, मंद यानी डिम। वाहन के गुजरने तक हेडलाइट बंद करें, बंद तो नहीं करना भैया, मत कर देना। और यहाँ पे बाएं ओर रखते हुए यहाँ पे भी बढ़ तो सकते हैं आप, बढ़ तो सकते हैं, लेकिन पूछा है जब आप रात के समय में हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हो और कोई वाहन विपरीत दिशा से आ जाता है, तो आपको गाड़ी की लाइट है वो नीचे कर लेनी है जब तक कि गाड़ी वो गुजरने जाए। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा, वाहन के गुजरने तक हेडलाइट को मंद करना है, लो बीम में करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 47 का जवाब आपको देना है, ध्यान से पढ़कर सही जवाब देने का प्रयास आपको सभी को यहां पे करना है। हॉर्न का प्रयोग वर्जित होता है कहां पे, अस्पताल, न्यायालय में, पुलिस स्टेशनों के पास में, पूजा स्थलों के पास में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। आप याद रखना, एक आता है भोंपू, एक आता है प्रेशर हॉर्न। इन दोनों का प्रयोग भी आप गाड़ी में नहीं कर सकते, याद करना है। दूसरी बात, हॉर्न का प्रयोग कहां वर्जित होता है, अस्पताल और न्यायालय के पास में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन कई स्टूडेंट कहते हैं सर स्कूल, भैया स्कूल के पास तो हम ये कहते हैं गाड़ी धीमी करें, हॉर्न का प्रयोग करके आगे बढ़े। दोस्तों यहां पे स्कूल के पास में आपका हॉर्न का प्रयोग है वो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे 48 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न बड़ा है तो चलो छोटा कर देते हैं, कोई बात नहीं। प्रश्न को पढ़े, सही जवाब है कमेंट सेक्शन में बताने का आपको प्रयास करना है। प्रशासन से विशेष प्राधिकार प्राप्त वाहन प्राधिकार प्राप्ति का स्टिकर लगा सकते हैं, यानी कोई सरकारी गाड़ी है वो कोई जो प्राप्त मतलब कि जो आप बोर्ड लगाते हैं कि मैं सरकारी सेवा में हूं, वो अपने पद का नाम लिखते हैं ताकि कहीं भी जाए तो उस गाड़ी को रोके नहीं। उसके लिए दोस्तों आपको पता है विंडशील्ड पर एक स्टिकर लगाया जाता है, जैसे कि एसडीएम, जैसे कि तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, इस प्रकार से राजस्थान का मुख्य जो विधानसभा अध्यक्ष, इस प्रकार के मतलब नाम होते हैं, तो वो कहां चिपकाए जाने चाहिए, विंड स्क्रीन पे। एक होता है पंजीकरण प्लेट, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है, आप पंजीकरण प्लेट पर ऐसी चीजें नहीं लगा सकते, आपको याद करना है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे विंडशील्ड ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, जवाब आपको देखना है और सही जवाब देके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या होने वाला है। आप किसी सामने आने वाले चौराहे पर यू टर्न लेकर वापस मुड़ना चाहते हैं, आपको वापस जाना है, तो यू टर्न तो कहीं न कहीं से लोगे ना, तो आप कहोगे सर चौराहे पर यू टर्न लिया जा सकता है क्या? दोस्तों बिल्कुल चौराहे पर यू टर्न है वो लिया जा सकता है। यू टर्न के दो चीजें होती है दोस्तों, यहां पे आप देखना, एक तो ये है, मैं थोड़ा सा एक चित्र बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ये है, यहां पे बना हुआ है ये, ठीक है। अब आप यहां से जा रहे हैं, यहां से जाकर यहां से यू टर्न नहीं ले सकते, ये गलत है। लेकिन आप माना कि कहां से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं यहां जाके आप यहां से यू टर्न लेके वापस जा सकते हैं। समझ गए मेरी बात? आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी आपको अपनी लेन में रहना है, आपको सही दिशा में आगे बढ़ते हुए, आप सही दिशा में तैयार, आप राइट या जो लेफ्ट टर्न ले सकते हैं ना, तो यानी कि आपको गलत तरीके से ओवरटेक नहीं करना है, सॉरी यू टर्न नहीं लेना है। ये यू टर्न लेना कैंसिल कर देंगे, गलत हो जाएगा। किसी अन्य चौराहे पर जाकर यू टर्न लेंगे, चौराहे से क्या है भैया, ट्रैफिक, यहां पे यू टर्न वापस, लेकिन आपके सामने ट्रैफिक लाइट वाले चौराहे पर पुलिस खड़ी, पुलिस के देखने से यार अपने लक्ष्य थोड़ी बदल लोगे। हरे सिग्नल में यानी कि लाइट ग्रीन है, राइट टर्न लेंगे तो ही यू टर्न होगा। राइट टर्न इंडिकेटर देते हुए उचित लेन में, नाम आया उचित लेन में, भाई उचित लेन में आगे तो बढ़ सकते हैं ना, तो रहते हुए यू टर्न लेंगे। बिल्कुल साथियों, उचित लेन में रहते हुए आप इस तरीके से यू टर्न ले सकते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या आज का हमारा लास्ट का प्रश्न है साथियों, मैं बता देता हूं, इस प्रश्न का जवाब आपको ध्यान से बताना है साथियों, ध्यान से। प्रश्न संख्या 50 को पढ़े, सही जवाब देने का प्रयास है आपको करना है।
जब आप वाहन सीखने के लिए लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, लर्निंग लाइसेंस आपने बनवा लिया है, राजस्थान में आरजे 21 के आरटीओ से आपने लर्निंग बनवाया, ठीक है, तो अब आप मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अपने स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन है वो कर पाएंगे। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 9 यहां पर आपको बताई जा रही है। लर्निंग लाइसेंस आपको दिया जाता है, लर्निंग लाइसेंस आप सबको पता है 6 माह के लिए दिया जाता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए आप जब आवेदन करते हैं फॉर्म संख्या 2 में करते हैं, और दोस्तों ये 6 माह के लिए वैलिड होता है, गाड़ी सीखने के लिए इसको बनाया जाता है। अब आप कहां बनाएंगे? जहां पर आप रहते हैं, जहां आप धंधा करते हैं, जहां पर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं, वहां पर आप लाइसेंस ये दोस्तों बनवा सकते हैं। कौन सा? लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब आप कहोगे सर मैंने राजस्थान से लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है, अब मैं गाड़ी दिल्ली में सीखना चाहूं तो यह क्या संभव है? दोस्तों बिल्कुल, जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो पूरे भारत में मान्य होता है। मान्य तो पूरे भारत में है दोस्तों, पूरे भारत में, आपको याद रखना है पूरे भारत में दोस्तों ये मान्य होता है। अब मैं चलो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका के आपको थोड़ी कुछ अच्छी चीजें बता देता हूं लर्निंग लाइसेंस के बारे में। लर्निंग लाइसेंस के बारे में आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीजें होती है। ये हो गया आपका LEARNING लर्निंग लाइसेंस, LICENS लाइसेंस, ठीक है। अब ये दोस्तों जारी किया जाता है 6 माह के लिए, 6 माह के लिए जारी ये किया जाता है। पहली बात, आवेदन फॉर्म संख्या 2 में किया जाता है, ये भी ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना है ये मान्य कहां होता है? मान्य पूरे भारत में होता है, पूरे भारत में होता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 9 में यह लिखा गया था, कब? 2019 से पहले, कि आप जहां से लर्निंग जारी करवाते हैं, लर्निंग जारी होता है, लर्निंग जारी वहीं से आप स्थायी लाइसेंस बनवा पाएंगे, केवल उसी आरटीओ से। इस नियम को थोड़ा सा बदल दिया गया है, कब? 2019 के बाद में। 2019 में क्या बदल दिया गया है? धारा 9 में बदलाव कर दिया गया है कि भैया पहले आप राजस्थान में जिस आरटीओ से आपने लाइसेंस बनाया था, आप वहीं से आप स्थायी लाइसेंस बना सकते थे। लेकिन अब क्या है? अब आप उस राज्य में, केवल उस राज्य में किसी भी मतलब कि आरटीओ से बनवा सकते हैं। राज्य में कहीं से भी दोस्तों अब ये परिवर्तन हुआ है। यानी पहले क्या था? जहां से जारी वहीं आवेदन। अब माना कि राजस्थान में दोस्तों जयपुर से आपने लर्निंग लिया है, अब आप जोधपुर में जाके भी स्थायी लाइसेंस है साथियों बना सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कब कर पाते हैं? ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है। तो 30 से लेके 180 दिन तक आप इसमें आवेदन है वो कर पाते हैं। ये था आज का हमारा बहुत तगड़ा जो पेपर था, ये सोल्व किया है। ऐसे पेपर अगर आप 15 से 16 पेपर सोल्व कर लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाती है साथियों। दोस्तों हमारा स्टडी एट होम ऐप है, इसके ऊपर 18 जो टेस्ट है दोस्तों, 18 टेस्ट है हमने ले लिए हैं, और ये 18 जो टेस्ट है साथियों, चलो आता है, ठीक है, इसको खाली कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं स्टडी एट होम जो परिवार है हमारा, इस स्टडी एट होम परिवार में साथियों अब तक 18 टेस्ट हुए हैं। ये 18 टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन के रूप में आपको यहां पर मिलते हैं। आपके लिए टेस्ट सीरीज, ये 18 टेस्ट, ये और आपके एग्जाम तक टेस्ट आएंगे। टेस्ट प्लस टेस्ट का सॉल्यूशन अलग से कोर्स है, टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन दोस्तों आपको यहां पर अलग से भी मिल रहा है। मात्र आप 149 रुपए में अलग से भी ले सकते हैं। क्या? ये जो टेस्ट है उन टेस्टों का सॉल्यूशन है अलग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पूरा कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दोस्तों मात्र 333 रुपए में आपको मिलता है। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? इसमें 6 बुक मिलती है, 6 बुक मिलती है। पूरा कोर्स ऑनलाइन आपको वीडियो क्लासों के माध्यम से, वीडियो पीडीएफ के माध्यम से आपको करवाया जाता है। एक डेली टेस्ट है, DAILY डेली टेस्ट आप हम लेते हैं हर दिन, आपको 25% है वो मिलते हैं। अब तक दोस्तों 50 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं, वो 50 टेस्ट भी दोस्तों आपको एक साथ ज्वाइन करते ही मिल जाएंगे, और एग्जाम तक हर दिन आपको टेस्ट है मिलते रहेंगे। एक साप्ताहिक टेस्ट है वो भी दोस्तों इसमें मिलते हैं आपको। तो आप ये दोस्तों जो आपका है साप्ताहिक टेस्ट है ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी अलग से लेना नहीं है। अगर आप ये कंप्लीट कॉम्बो कोर्स लेते हैं 333 में, सब कुछ फ्री है। पुरानी भर्तियों के पेपर है दोस्तों, ये इनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पे है मिलती है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है, स्टडी एट होम जो ऐप है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी के लिए एक रामबाण का काम करेगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, राम राम साहब।